हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हमने मैट्रिसेस देखा। मैट्रिसेस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट लेक्चर में, उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे। फिर हमने देखा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। फिर लास्ट लेक्चर में देखा था अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कल जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि हम अगर दो अलग मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग आए थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही कहती है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव मतलब ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकते हैं। मैं ये जनरली बोल रहा हूँ कि अगर आप जनरली दो कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो वो नहीं होते हैं, ऐसे रूल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई दो ऐसी मैट्रिक्स हों जिसका मल्टीप्लिकेशन ए और बी ऐसी मैट्रिक्स हो जो ए बी और बी ए दोनों बराबर आ जाए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज generally not commutative। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी मैट्रिक्स बी ए के बराबर नहीं आती। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है जनरली। जनरली का मतलब कि हम जनरल केस अगर माने तो इसमें बराबर नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कभी कभार कि ए बी बी ए के बराबर आ जाए। तो अगर इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी क्या हो गई, बी ए के बराबर आ गई, देन दे आर कम्यूटेटिव। अगर बाई चांस अगर दोनों मैट्रिसेस बराबर आ जाती हैं तो कैसा होगा, दोनों क्या कहलाएंगी, कम्यूटेटिव। और इसी में एक पॉइंट और है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए देन दे आर एंटी कम्यूटेटिव। ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि जनरल केस में तो नहीं होता है बराबर ए बी और बी ए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, कम्यूटेटिव है, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। और कहीं अगर वर्ड यूज़ कर लिया उसने एंटी कम्यूटेटिव तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। अगर मैं तीन मैट्रिक्स की बात करूँ ए बी सी, तो अगर तीन मैट्रिक्स हैं तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, एसोसिएटिव लॉज को फॉलो करता है। हमारा मैट्रिक्स क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है अगर ए बी सी मैट्रिक्स है तो मैं पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लूँ फिर उसका सी से करूँ, या फिर पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर लूँ फिर उसका ए से करूँ। जैसे देखूँ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows associative law, that is ए बी इंटू सी या फिर ए इंटू बी सी, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूं फिर सी का करूं उससे, या फिर ए का करूं फिर उसका पहले बी सी का कर लूं और उसका मल्टीप्लाई मैं ए का करूं, दोनों ही क्या होंगे, बराबर। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि ए बी इंटू सी इक्वल टू बी सी इंटू ए, ये चीज़ अलग हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, आप कम्यूटेटिव वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं पहले ए और बी, ए इंटू बी सी और बी सी इंटू ए, यहाँ पे आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जनरली केस में। कोई मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स आप ऐसे लेते हैं कि जहाँ पे बराबर हो जाए, वहाँ से हम रिजल्ट नहीं बना सकते। क्लियर। तो हमें बस इतना याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। अगर मैं पहले ए बी का मल्टीप्लाई, ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लूँ फिर उसका सी से करूँ, या फिर पहले बी सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लूँ फिर ए इंटू बी सी करूँ, दोनों ही रिजल्ट क्या आने वाले हैं, बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows distributive law। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? अगर मैं कोई भी मेरे पास एडिशन दिया गया है दो मैट्रिक्स का a प्लस बी, उसका मल्टीप्लाई मुझे c से करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं c से कर दूँ और दोनों को मैं फिर ऐड कर दूँ। क्लियर? ये मेरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कौन कौन से लॉ फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। हो सकता है कि कभी कभी मैट्रिक्स कैसे हो, कम्यूटेटिव हो जाएं, तो उनको हम बोलते हैं दे आर कम्यूटेटिव। अगर ए बी और बी ये दोनों एक साथ बराबर आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे? दोनों कम्यूटेटिव हैं। और ए बी इक्वल टू माइनस बी आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी कम्यूटेटिव। नोट डाउन कीजिए। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। 5th पॉइंट है, ये कहता है अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल रही है, यानी नल मैट्रिक्स मिल रही है, तो ये जरूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स जिन मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया था वो भी जीरो हो सकता है वो क्या हो? नॉन जीरो हो, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिल रहा है? जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। क्लियर? जैसे लिख लेते हैं, इट इज़ नॉट necessary that if we obtain null matrix on multiplication, then both of them are नल मैट्रिक्स। क्या बोला है मैंने? अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं और मुझे रिजल्टेंट में नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों नल हों या फिर जीरो मैट्रिक्स हो, या फिर उनमें से कोई एक भी हमारी जीरो मैट्रिक्स हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, A 2 0 0 0 और B 0 1 0 0। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? दोनों ही मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है। मैं ए बी मैट्रिक्स निकालूं, मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। क्लियर? अभी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब इस वाली रो का इस वाले कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 0 इंटू 0 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 प्लस 0। तो मुझे क्या मिल गया? ए बी मैट्रिक्स मुझे मिली 0 0 0 0। हम देख पा रहे हैं कि ना ही मेरी ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स थी, ना ही बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स थी, लेकिन जो मुझे ए बी मैट्रिक्स मिली वो मेरी नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूँ और दोनों और मुझे रिजल्ट में क्या मिले? नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स मिले, तो ये जरूरी नहीं कि जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है वो भी मेरी नल मैट्रिक्स हो। क्लियर? नोट कीजिए। देखते हैं हम अब आगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास ए बी इक्वल टू बी सी दिया गया है
ए बी इक्वल टू बी सी दिया गया है, तो मैं यहाँ पे बी और बी को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको कि ए इक्वल टू सी। क्लियर? मैं इसको अगर ए बी इक्वल टू बी सी दिया गया है तो मैं इसको ए इक्वल टू सी नहीं लिख सकता। मतलब कि मेरा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में कैंसिलेशन लॉ जो होता है वो फॉलो नहीं होता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ फॉलो नहीं होता है। जैसे अगर मैं जब हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर होता है, तो मैं लिख देता हूँ 2 इक्वल टू 3x लिख देते हैं। एक x से कैंसिल हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ इज नॉट फॉलोड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली। ये बात हम कर रहे हैं जनरल केसों में। कभी कभी जैसे आपको होता है कम्यूटेटिव में भी कि ए और बी और बी और सी ए और बी और बी और बराबर हो जाए, वैसे भी यहाँ पे भी हो सकता है कि ए बी अगर इक्वल टू बी सी है तो ए इक्वल टू सी हो जाए वैसे। लेकिन हम कभी भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरीके से नहीं करेंगे कि यहाँ पे बी और बी को काट दिया, यही टोटल गलत है। क्लियर? नोट करिए। अब कभी भी हम अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो सेम मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए स्क्वायर से। अगर मैं ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए स्क्वायर से। 7 पॉइंट इफ matrix is multiplied by a matrix is multiplied by itself, that is a into a, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे ए स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं ए मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई कब? जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है तब भी हम ए इंटू ए स्क्वायर लिख दें, तब तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। कब? जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो कि आपको बताया था। अगर मैं जैसे एक बार देख लेते हैं, ए बी मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या कंडीशन थी कि ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके होना चाहिए? बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी, तब मैं ए इंटू ए को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ ए इंटू ए कितने टाइम्स? n टाइम्स के लिए a रेज़ टू पावर n। क्लियर? अगर मैं a का मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स करता हूँ तो क्या लिख दूंगा? a की पावर n। 7th प्रॉपर्टी हो गई। 8th प्रॉपर्टी में देखते हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं वो दी गई हैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दी गई हैं और वो आपको डायगोनल मैट्रिक्स दी गई हैं तो मैं उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डायरेक्ट में डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। कैसे? बताता हूँ। इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने आपको रिप्रेजेंट करना बताया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देखिए तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 D3 है और बी मैट्रिक्स है डायगोनल B1 B2 और B3 है। क्लियर? अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है और बी भी मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए बी क्या होगा? ए बी मैट्रिक्स भी क्या होगी? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? D1 B1 D2 B2 और D3 B3। अगर मैं कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे
जो रिजल्टेंट होगा वो भी मुझे क्या मिलेगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बताया था आपको, डायगोनल मैट्रिक्स बताया गया था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, वो क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायगोनल D1, D2, D3। इससे क्या मतलब कि हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारा 3×3 का, और उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं D1, D2 और D3। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई भी मेरी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 4 0 0 0 5, और कोई दूसरी मैट्रिक्स है मेरी 3 0 0 0 4 0 0 0 6, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ए बी मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ए बी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। और सेम इसमें भी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा फॉलो ना करके कि इसका मैं मल्टीप्लाई इससे करूँ फिर इसका मैं इससे करूँ, ये चीज़ें ना करके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन पे। तो 1 × 3 3, 4 × 4 16, और 5 × 6 30। बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे आपके, जीरो। क्लियर। ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मददगार होगी। क्लियर, नोट करिए। अब 9th में डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं और उनका आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। वो दोनों वो क्या करेगा, कम्यूटेटिव होगा। देखिए जैसे मैं कहूँ 2×2 की मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 3 और 2 0 0 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है, 1 2 2 0 0 4 3 12, यही आएगा। अब मैं इसको अगर मैं ए बी कहता था तो ये क्या हो गया, ए बी आया। अब मैं बी ए करता हूँ 2 0 0 4 1 0 0 3, ये क्या हो गया, बी और ए। तो 2 × 1 2 0 0 4 3 12, ये क्या आया, बी ए। तो कभी भी आप दो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे और वो सेम ऑर्डर की हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लिकेशन किसका होना है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स का होना है। अब यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो या यहाँ से यहाँ कर लो, 1 का 2 से कर लो या 2 का 1 से कर लो, बात तो बराबर ही आने वाली है। तो इसलिए कभी भी आपको दो डायगोनल मैट्रिक्स मिलती हैं और दोनों ही कैसी, सेम ऑर्डर की हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। क्लियर, तो इसको नोट कर लेते हैं। इफ two diagonal matrices are multiplied of same order, then resultant is then they are कम्यूटेटिव। वो कैसी होंगी, कम्यूटेटिव होंगी। डेट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये हमेशा फॉलो करेगा। अगर कोई भी मैं दो डायगोनल मैट्रिक्स लेता हूँ और उन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कैसी होंगी, कम्यूटेटिव होंगी। क्लियर, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। हम देखते हैं सेम प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूँ इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज इट इज कम्यूटेटिव
अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, अगर ये आपको गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। वैसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कब लिख सकता हूँ, जब ए बी और बी ए दोनों हमें बराबर दी गई हैं, यानी वो दिया गया है कि कम्यूटेटिव है। वैसे ही जनरल लॉ, अगर a प्लस बी रेस्ट पावर n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन सी जीरो ए रेस्ट पावर n, बर्नौली थ्योरम लगा देंगे सॉरी बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, एन सी जीरो ए रेस्ट पावर n प्लस एन सी वन ए रेस्ट पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए रेस्ट पावर n माइनस टू बी स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा लास्ट में, प्लस एन सी एन बी रेस्ट पावर n। कब, जब हमारा ए बी इक्वल टू बी ए दिया गया है, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आई प्लस ए, आई क्या है यहाँ पे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आई प्लस ए रेस्ट टू पावर n है तो इसको कैसे हम करेंगे, एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए क्यूब, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस प्लस एन सी एन ए रेस्ट पावर n तक। क्लियर। ये चीज़ें कब करेंगी, जब हमारा ए बी इक्वल टू बी ए होगा। क्लियर, नोट करिए। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर। 11th, इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज दे आर नॉट कम्यूटेटिव। अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है, मतलब कि वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, नोट करिए इसे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी डिटर्मिनेंट के बेस पर। आप डिटर्मिनेंट निकालना तो जानते ही हैं, नहीं जानते तो हमारे वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा, या आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। तो हम उसकी भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारी इफ़ A1 A2 AN तक आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर मेरी A1 A2 AN क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और इनका ऑर्डर सेम है, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 AN तक इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका मतलब डिटर्मिनेंट को किस में शो करते हैं, इसके अंदर शो करते हैं। इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे अभी, इसको हम बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्लियर, इस चीज़ को थोड़ा नोट करिएगा। ये चीज़ है हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A3, कहाँ तक जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AN तक। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 13, अगर मैं लिखूँ K इंटू A होल लिस्ट पावर n है, K इंटू A मैट्रिक्स है मेरी, सॉरी, अगर कोई भी के ए मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब के का क्या है, ए से स्केलर हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर के क्या है, मेरा एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर है, और मान लीजिए एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, एन क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो के ऑफ ए
अगर इसका मुझे मॉडुलस निकालना है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट में आप प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि कभी भी हम कोई कॉन्स्टेंट निकालते हैं तो वो प्रॉपर एक रो से निकलता है या फिर एक कॉलम से। तो यहाँ पे n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है। n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर कभी भी आपको ऑर्डर एक ही दिया जाए तो उसका मतलब होगा वो कैसी होगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब इसका ऑर्डर क्या है, n ऑर्डर उसने बोला है तो इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। क्लियर। तो आप डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे मैट्रिक्स अलग है और डिटर्मिनेंट अलग है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग है। जैसे मैट्रिक्स में मैं किसी भी एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करता हूँ, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है कोई भी स्केलर नंबर का। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में। तो अभी जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप अभी के लिए नोट कर लीजिए कि के ये कोई मैट्रिक्स है और के कैसी है, स्केलर नंबर है और n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैं अगर के बाहर निकालता हूँ तो k रेज़ टू पावर n मॉड a हो जाएगा। क्या होगा, अगर a n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो k की पावर n और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। क्लियर। कब, जब a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलेगी। तो a क्या है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है और n क्या है, मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और k कोई भी एक स्केलर नंबर था। क्लियर, नोट कीजिए। फोर्टीन प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मेरी a और b मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, a और b मेरी कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी ए। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू बी किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b इंटू ए। क्लियर। कब, ऑल्सो व्हेन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर। अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होती हैं तब भी दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स दी गई है, हमें प्रोडक्ट निकालना है ए बी और बी ए। चलिए करते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए चेक करेंगे कि ए बी पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 इंटू 2। तो हम देखते हैं 2 इंटू 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 2। तो कल क्या बताया था आपको, पहला तरीका हमने बताया था कि ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स की रोज दोनों ही बराबर होने चाहिए, या फिर इस प्रकार से लिख लें और अंदर वाला दोनों बराबर होने चाहिए। तो बिल्कुल बराबर है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर कैसे बताया था आपको लिखने का, कि इसके जो बाहर के जो नंबर हैं इनको हम ले लेंगे तो ये क्या बताएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है 2 क्रॉस 2। क्लियर। तो ये तो हमने पता किया कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। सबसे पहले 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बना लीजिए। एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला एलिमेंट आता है 1 1। तो 1 1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 प्लस -2 इंटू 4 -8, तो प्लस माइनस -8, 3 इंटू 2 6 प्लस 6। क्लियर। अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आता है 1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 5, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 5
-10 और 3 इंटू 1 +3। क्लियर। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है 2 1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 4 +8, 5 2 जा 10। क्लियर। अब यहाँ पर एलिमेंट कौन सा आएगा 2 इंटू 2 A22 या फिर AB 22, तो 2 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -4 -12, 2 इंटू 5 +10, 5 इंटू 1 +5। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 6 -8 0, 3 + 3 6 -10 -4, -8 + 8 0, 10, 10 + 5 15 -12 3। क्लियर। नोट कीजिए। नोट करने के लिए क्या कीजिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्लियर। अब ए बी निकल आया हमारा, अब निकालते हैं हम बी ए। बी ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं बी ए चेक कर लेता हूँ कि निकलेगा भी या फिर नहीं। तो बी ए चेक करने के लिए बी ए सबसे पहले मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूँ। यहाँ पर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। तो इसके अंदर वाली दोनों चीज़ें क्या हैं बराबर, या फिर इसको लैंग्वेज में बोलें तो बी की कॉलम्स और ए के रोज बराबर हैं, इसलिए बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता था बाहर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बताते थे हमारे मैट्रिक्स का जो भी मल्टीप्लिकेशन आया उसका रिजल्टेंट का ऑर्डर, तो वो कितना होगा 3 क्रॉस 3। तो हमें जो बी ए मैट्रिक्स मिलने वाली है इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कितना बाई कितने का है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का रहेगा। क्लियर। तो लेते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो किसकी लेंगे अब हम फर्स्ट रो लेंगे इसकी और फर्स्ट कॉलम किसका लेंगे हम ए वाला। क्लियर। फर्स्ट रो किसकी लेंगे हम, फर्स्ट रो लेंगे हम बी मैट्रिक्स की और कॉलम किसका लेंगे फर्स्ट ए मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -4 माइनस का 12। क्लियर। ये कौन सा एलिमेंट है 1 2, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 6 +6। ये कौन सा एलिमेंट है 1 3, मतलब फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15। क्लियर। ए कौन सा एलिमेंट है 2 1, मतलब 2 1 किस ऑर्डर में लिखा है बी ए, तो बी की हम सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 -20। यहाँ पे 2 2, 4 इंटू -2 -8, 5 2 जा 10। यहाँ पर 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25। क्लियर। इसके लिए 3 1, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला बी ए मैट्रिक्स, इसको ऐड कर लेते हैं। 2 -12 -10, -4 + 6 2, 6 + 5 21, 4 - 20 -16, -8 + 10 2, 12 + 25 37, 2 - 4 -2, -4 + 2 -2, 6 + 5 11। ये 3/3 की मैट्रिक्स हमें मिल गई। नोट करिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने NCERT से लिया है। ये क्वेश्चन है
तो मैट्रिक्स आर टी इज डिफाइंड बाय, कोई एक मैट्रिक्स है आर टी, वो डिफाइंड है कॉस टी साइन टी माइनस साइन टी और कॉस टी। तो हमें शो करना है कि आर एस और आर टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है आर एस प्लस टी। तो मैं शो करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ और देखता हूँ ये चीज़ आती है या फिर नहीं आती। तो आर टी के आर एस क्या है, आर एस है मेरा, आर टी अगर ये है तो आर एस हो जाएगा कॉस एस साइन एस माइनस साइन एस और कॉस एस। क्लियर, ये आर एस हो गया। और आर टी मुझे दिया गया है तो मैं यहीं पे इसका आर एस इंटू आर टी कर लेता हूँ। आर टी यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस टी साइन टी माइनस साइन टी कॉस टी। क्लियर, 2/2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो करते हैं अब आगे मल्टीप्लिकेशन। कॉस एस इंटू कॉस टी, कॉस एस इंटू कॉस टी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन एस साइन टी माइनस साइन एस साइन टी। क्लियर, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस एस इंटू साइन टी, कॉस एस इंटू साइन टी प्लस साइन एस इंटू कॉस टी, साइन एस इंटू कॉस टी। क्लियर, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आने वाला है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्लियर, कॉस टी साइन एस माइनस कॉस टी साइन एस, कॉस एस इंटू माइनस साइन टी, तो माइनस का कॉस एस डॉट साइन टी। यहाँ पे क्या आएगा 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन एस साइन टी प्लस कॉस एस कॉस टी। क्लियर, ये मिल गया मुझे 2/2 का मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन पता है। तो क्या होते हैं, कॉस ए प्लस बी होता है मेरा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है। और साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं यहाँ पे देखूँ अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ गया कॉस एस प्लस टी। क्लियर, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं साइन एस प्लस टी। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी साइन एस प्लस कॉस एस साइन टी। तो इसको कैसे लिखता हूँ, माइनस साइन कॉमन लिया मैंने तो साइन एस प्लस टी। यहाँ पर अगर मैं इसको इस साइड लिख दूँ कॉस एस कॉस टी माइनस साइन एस साइन टी, सेम इसी की तरह, तो क्या हो जाएगा कॉस एस प्लस टी। तो जो मेरी आर टी थी और इस में देखें तो क्या अंतर है, टी की जगह क्या आ चुका है अब एस प्लस टी आ चुका है, तो ये पूरा किसके हो जाएगा आर ऑफ एस प्लस टी। और यही हमें शो करना था कि आर एस इंटू आर टी किसके बराबर है आर ऑफ एस प्लस टी। क्लियर, नोट डाउन कीजिए। नोट करने के लिए क्या कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये कोई भी हमें इक्वेशन दी गई है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पर सेटिस्फाई करे। तो मैं देखूँ अगर कोई ये a मैट्रिक्स है और कोई ये b मैट्रिक्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो किसके बराबर दी गई है, एक कोई सी मैट्रिक्स है इसके बराबर दी गई है। तो ए बी मैट्रिक्स किसके बराबर दी गई है, सी मैट्रिक्स के। तो मुझे अगर इक्वलिटी दी गई है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। और फिर इक्वलिटी दी गई है, इससे हम क्या बोल सकेंगे कि अगर इनका ऑर्डर भी सेम होगा और जो एलिमेंट्स होंगे करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर वो भी क्या हो रहे होंगे, बराबर हो रहे होंगे। तो हम देखते हैं पहले ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 3 × 2 की, ए है 2 ×
2 की, ये है 3 इंटू 2 की, ये है 2 इंटू 2 की। तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलने वाला है 3 इंटू 2 का। एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक किसके बराबर होने वाला है 3 3 3y 3y 10 10। ये इस मैट्रिक्स के बराबर होगी। करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3y माइनस 2x। यहाँ पे क्या आएगा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3y माइनस 2x। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3y, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे 3y प्लस 0। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू वाई प्लस 4x, और यहाँ पे भी 2y प्लस 4x। तो मैं देखूँ कि मुझे 3y और 3y ये तो दोनों कॉमन है, तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर होना है तो क्या होना चाहिए 3y माइनस 2x किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर, और यही रिलेशन इसको बता रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 3y बराबर है, 3y बराबर है, 2y प्लस 4x किसके बराबर होना चाहिए 2y प्लस 4x किसके बराबर होना चाहिए 10 के, और 2y प्लस 4x बराबर 10 के। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लूँ तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ। तो क्या होगा 6y माइनस 4x इक्वल टू 6, और यहाँ पे 2y प्लस 4x इक्वल टू 10। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया था कि x का कोएफिशिएंट अब सेम हो जाएगा, अपोजिट साइन के हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है सेम है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू 16, y की वैल्यू मिल गई मुझे 2, y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2। मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे रखता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 4x इक्वल टू 10, 4x इक्वल टू 10 माइनस 2 6, x इक्वल टू मिल गया मुझे 3/2। x की वैल्यू मेरी आई 3/2 और y की वैल्यू मुझे मिली 2, जो कि इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्लियर। तो ऐसे ही आप जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में या फिर आपके पास जहाँ से ही बुक मिले, तो आप मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको व्हाट्सएप में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, वहाँ से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।